चाहे अखंड नेपाल हो चाहे अखंड भारत हो। इसका जैसे अफगानिस्तान के जमीन कभी पृथ्वीराज चौहान का हुआ करता था, आज इतिहास बन के रह गया है। उनका समाधि स्थल तो अफगानिस्तान में है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मानने वाले ऐसा एक दिन ना आए कि आपके राम मंदिर तो आपके भारत में, वहां पर राम की मूर्ति तो हो, लेकिन राम को मानने वाले वहां पर एक भी लोग ना रहे। ऐसे नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोग के बीच में आज बताने जा रहा हूं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं नेपाल के बारे में। नेपाल की खूबसूरती आप देखना चाहेंगे तो आप स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे। नेपाल में मधेश, पहाड़ और तराई करके 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो स्वयं प्रकृति से ही बांट दिया गया है। इसमें कोई मानवीय कार्य क्रियाकलाप इसमें नहीं है। प्रकृति ने इतना सुंदर देश बनाया है कि आप एक ही देश में कुछ ही घंटों के अंदर आप हिमालय, पहाड़ और तराई की दर्शन कर सकते हैं। आइए मैं उसी देश के बारे में बताने जा रहा हूं जो नेपाल स्वयं भारत और चीन के बीच में बसा हुआ है। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसे कोई भी समुद्री सतह से कनेक्शन नहीं है, और आखिर इसी के कारण शायद नेपाल को विभिन्न समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। आखिर नेपाल का राज क्या है? कई लोग कहते हैं कि नेपाल एक गरीब देश है। आखिर कितना गरीब देश है? इतना तो गरीब नहीं है जितना नेपाल से भी कितने अधिक गरीब लोग हैं। नेपाल आत्मनिर्भर, मैं कह सकता हूं कि नेपाल आत्मनिर्भर है। नेपाल की गरीबी भी इतना ज़्यादा गरीबी नहीं है जितने के गरीब इस विश्व में घूम रहे हैं। नेपाल को कहा जाता है एक छोटा देश है, इतना भी छोटा नहीं है। 93 नंबर पर हमारा नेपाल देश आता है। तो आइए आज इसी विषय पर बात करेंगे कि कई बारे में अखंड नेपाल और अखंड भारत के बीच में भी विवाद रहता है, और आखिर इसका कारण क्या है हम जानते हैं आगे वीडियो। तो आइए, नेपाल को लोग कहते हैं कि नेपाल तो एक बहुत गरीब देश है। मैं पूछना चाहता हूं कि नेपाल कितना बड़ा गरीब देश है? गरीबी यहां नहीं है, कुछ नेताओं के कारण यहां पर लोग कहे जाते हैं कि यहां पर तो गरीबी है। कौन से गरीबी की बात आप कर रहे हैं? क्या नेपाल के लोग गरीब हैं? अगर नेपाल के लोग गरीब होते तो यहां भी राशन दिया जाता होता, लेकिन नेपाल के लोगों को कोई भी राशन भत्ता नहीं दिया जाता है। नेपाल के लोग एक रिक्शा चलाने वाला से लेकर के खेती करने वाला से लेकर के वो अपने जीविका खुद से चलाता है, वो अपना पेट खुद से पालता है, वो किसी से भीख मांगने नहीं जाता या फिर सरकारों के भरोसे नहीं बैठता। अब किस नेपाल की बात कर रहे हैं? नेपाल के लोग अगर सच में गरीब होते तो नेपाल के लोग सरकार के भरोसे बैठते, नेपाल के लोग कहीं पर भीख मांग रहे होते। हाँ, ये हमारी मजबूरी है कि बेरोजगारी के कारण नेपाल के लोग जाकर के विदेशों में मजबूरी से अपना मजदूरी की खून पसीना बहा रहे हैं, और वहाँ से कुछ पैसे कमा करके यहाँ पर रेमिटांस पठाते हैं, तो और उसी रेमिटांस से हमारा देश भी चलता है। ये सच बात है। हमारे देश में पैसों की कमी नहीं है। हम अपने देश को अगर उजागर करना चाहे तो हमारे ये संभव है, लेकिन हमारे जो नेतागण हैं जिन्हें हम जिता करके बिठाते हैं वो विकास करना ही नहीं चाहते। हमारा देश गरीब नहीं है। अगर आप विश्व में देखना चाहे तो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, शरणार्थी बन करके लोग घूम रहे हैं, देश विदेशों में जाकर के भीख मांग रहे हैं। लेकिन क्या किसी नेपाली नागरिक को आपने देखा है कहीं पर भीख मांगते हुए? क्या नेपाली नागरिकों को देखा है किसी से कुछ मांगते हुए? नहीं। अपने मेहनत के दम पर, अपने सिप से, अपने गुण से, स्किल से कमा करके पूरे विश्व भर में जाकर के भी आना पड़े तो लोगों से जो अपना मेहनत मजदूरी करके कमा करके खाते हैं। इसीलिए नेपाल के लोग शान से जीते हैं। सर सफाई के मामला में भी आप बात करेंगे तो यहाँ पर सर सफाई भी बहुत कड़ी तरह से की जाती है। चाहे आप नेपाल की कोई भी शहर ले लीजिए, उस शहर में जाकर के सर सफाई देख लीजिए और आप अपने देश में आकर के एक बार सर सफाई की तुलना कर लीजिए। नेपाल में कितना अंतर है और बाकी के देशों में कितना अंतर है। हालांकि ये सच है कि नेपाल एक पहाड़ी मुल्क है और इसलिए यहाँ पर दुर्गम स्थिति है और यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है। हमारे तराई क्षेत्रों में भी विकास ना हो पाने का कारण है कि यहाँ के नेतागण आए हुए पैसों का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारा देश छोटा जरूर है लेकिन यहाँ के लोग छोटे नहीं हैं। यहाँ के लोगों के विचार में वो परिवर्तन है कि देश को परिवर्तन करना चाहते हैं।
लेकिन कुछ लोगों के कारण, बहुमत के कारण कुछ गलत नेता सत्ता तक पहुंच जाते हैं जो देश की विकास में बाधक बनते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि नेपाल तो एक छोटा देश है। मैं पूछना चाहता हूं कि नेपाल कितना छोटा देश है? इतना भी तो छोटा नहीं है। 93 नंबर पर हमारा देश आता है, जिसमें हम मानते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भारत और चीन है ये हमसे काफ़ी बड़ा है। हमसे 22 गुना बड़ा भारत है और 65 गुना ज़्यादा बड़ा चीन है। हम इस दोनों देशों से फ़ायदा ले सकते हैं, दोनों से मिलजुल करके चल सकते हैं, लेकिन हमारा जो संबंध रहा है ये परापूर्व काल से आया है। 10.5 लाख पहले ही नहीं, जब 10 लाख वर्ष पहले राम और सीता की विवाह हुआ था, ये संबंध उससे पहले भी था। 10.5 लाख, 11 लाख नहीं, 1,96,08,53,124 वर्ष का जो सृष्टि संबंध चलता आ रहा है, उस संबंधों में भी देखेंगे तो नेपाल और भारत का अटूट संबंध है। इन संबंधों को आप ऐसे देखिए कि ये जो धरातल है, यहाँ पर के लोगों का संस्कृति एक रहा है, इसलिए ये कभी नहीं लड़ते हैं। और परापूर्व काल से लेकर के आज तक भी, आज भी देख लीजिए आप, नेपाल और भारत की सीमाना में कोई भी तार काठी नहीं लगा हुआ है। इसका कारण जानते हैं? क्योंकि ये लोग अलग हैं ही नहीं, ये लोग सेम टू सेम परंपरा वाले हैं। इन सब का जो रीति रिवाज परंपरा है सब एक है। तो आखिर नेपाल और भारत के बीच में द्वंद्व किस बात की रहता है? हाँ, द्वंद्व इस बात का है कि अखंड भारत क्या है और ग्रेटर नेपाल क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि नेपाल भी 1904 से पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो इसी में कुछ लोगों का कहना है नेपाल से कि हमारा ग्रेटर नेपाल हुआ करता था। तो आज का उत्तराखंड सतलज नदी तक और इधर पूर्व में टिस्टा तक, दार्जिलिंग, सिक्किम सब नेपाल का भूभाग था। जब पृथ्वीनारायण शाह साम्राज्यवादी अपना पूरा शासन सत्ता और विस्तार कर रहे थे तो 22 और 24 राज्य को एकीकरण करने में लगे थे, और उसी समय एकीकरण करते करते पूरे अखंड नेपाल का उन्होंने संरचना किए थे। लेकिन समय चलते चलते उसके बाद क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजों का शासन आया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से जनरल जिलेस्पी जो वहाँ पर उसके कमांडर थे, उन्होंने हमला बोल दिया नेपाल के ऊपर। इसका कारण क्या रहा? अगर पड़ोसी, इससे हमें सीखना जरूरी है कि हमारा पड़ोसी कितना भी अच्छा है, उसमें हमारे और उसके बीच में कोई द्वंद्व नहीं है, लेकिन उसके घर में अगर कोई आ जाए तो हो सकता है कि उसे कोई दबाना चाहता है, तो कल के दिनों में हमारे ऊपर भी समस्या आने वाला है। और यही हुआ कि भारत के अतिथि देवो भव की जो नारा था, उसी ने अतिथि देवो भव से अपने देश में कुछ लोगों को आने दिया और उस लोगों ने भारत पर कब्जा कर लिया और भारत को 1000 साल तक गुलाम बनाए रखा। और उसी भारत की गुलामी ने नेपाल को भी समस्या में डाला, नेपाल को भी समस्या झेलना पड़ा। भारत देखिए मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम रहा। भारत की इस गुलामी ने नेपाल को भी बहुत समस्या में डाला, क्योंकि अंग्रेज अगर भारत में ना आए होते, भारत पर अपना साम्राज्यवादी विस्तारवादी सोच ना लाए होते, तो नेपाल को भी समस्या नहीं होता। और यही कारण था कि एक भारत जैसे देश को हराने वाले अंग्रेज भला नेपाल से कैसे हार सकते थे, लेकिन नेपाल से ना हार पाने का भी उसमें वजह था कि नेपाली लोग जो थे उसमें एकता थी। गोरखाली सेनाओं ने वो भी विस्तारवादी सोच रखते थे, वो भी जमीनें जीतते जा रहे थे, इसलिए दोनों में जो टकराव हुआ तो एक आपस में लोगों को हटना पड़ा। इसीलिए सुगौली संधि हुआ था। 4 मार्च 1816 का जो सुगौली संधि हुआ, उसमें कुछ नेपाल का भूभाग खोना तो पड़ा, लेकिन नेपाल का जितना भाग सुरक्षित रहा उस पर कभी किसी ने गुलामी की मोहर नहीं लगा सका। इसीलिए नेपाल को एक स्वतंत्र देश माना जाता है और विश्व का एकमात्र देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। हम मानते हैं कि नेपाल में अगर ये शासन सत्ता चलाने वाले, चाहे वो राणा शासन के समय से रहे हो या जो लोग भी, यदि कमज़ोर होते तो आज नेपाल भी, पूरा नेपाल भारत का हिस्सा होता। या हो सकता था कि भारत भी अगर आज़ाद नहीं होता तो ये अंग्रेज़ों के हाथ में, कब्जा में होता।
लेकिन ये बातें हमें समझनी चाहिए कि पड़ोसी को अगर दिक्कत है, समस्या है, और उधर की जो चेंजिंग आ रही है वो चेंजिंग हमारे ओर भी आ सकता है। इसलिए सजगता हमें अपनाना चाहिए, हम दोनों देशों को अपनाना चाहिए, और नेपाल और भारत के लोगों को ये सीखना चाहिए, इतिहास के पन्ने पलटाने चाहिए और ये जानना चाहिए कि हम लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और हमारे बीच में अगर ऐसा समस्या आता है तो हम दोनों को मिल करके चलना चाहिए, तभी हम अपने इस हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक की पूरी जो जमीनें हैं इसकी सुरक्षा कर सकते हैं, और यहाँ की नागरिकों के बीच में हम शांति सुरक्षा स्थापना कर पाएंगे। तो क्या हमें नहीं लगता है कि हम अपने देश की सुरक्षा के हित में बोलना चाहिए, हम अपने देश की रक्षा के कार्य कर सके, तभी तो हम अपना, चाहे अखंड नेपाल हो चाहे अखंड भारत हो, इसका रक्षा कर पाएंगे। नहीं तो जैसे अफगानिस्तान के जमीन कभी पृथ्वीराज चौहान का हुआ करता था, आज इतिहास बन के रह गया है। उनका समाधि स्थल तो अफगानिस्तान में है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मानने वाले वहां पर लोग नहीं है। उसी तरह कहीं ऐसा एक दिन ना आए कि आपके राम मंदिर तो आपके भारत में, वहां पर राम की मूर्ति तो हो, लेकिन राम को मानने वाले वहां पर एक भी लोग ना रहे। ऐसी स्थितियों से बचाने के लिए अपने देश की सुरक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु हम सबको मिल करके चलना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते, धन्यवाद।